एवरीवन, वेलकम टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी ऑफ क्लियरिंग CSIR UGC नेट एग्ज़ाम इन अपकमिंग 4 मंथ। सो मैं आपको 4 मंथ की स्ट्रेटेजी बताऊंगी। मैं ये मान के चल रही हूँ गाइस कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में होगा, क्योंकि अगर CSIR जनवरी में भी फॉर्म निकालेगा तो फॉर्म निकलने के बाद 2 से ढाई महीने बाद वो एग्ज़ाम करवाता है। सो ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के सेशन में होगा। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइस, मैं आपको सबसे पहले पार्ट ए की स्ट्रेटेजी बताती हूँ, जो कि सब लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम पार्ट ए में हम क्या करें। सो पार्ट ए के लिए मैं 2 तरीके के लोगों को अलग अलग स्ट्रेटेजी बताऊँगी। सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बताऊँगी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो सब भूल चुके हैं, ठीक है। ये पार्ट ए का सिलेबस है, ठीक है। इसमें जो पहला आता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, फिर रीजनिंग, और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफिकल एनालिसिस, राइट। और इसमें ये डिफरेंट टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है पार्ट ए का, तो वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे यू पे जाके अगर आप CSIR डालोगे और पार्ट ए का डालोगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप इनको जाइए, सर्च करिए, पहला एक टॉपिक कंप्लीट करिए, देन उसके PYQ सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और गाइस, चाहे आप कोई भी हो, आप पार्ट ए को डू नॉट गिव मोर देन 1 आवर। आपको 1 घंटे से ज़्यादा पार्ट ए के लिए टाइम नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस लाइफ साइंस का ऑलरेडी बहुत वास्ट है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पार्ट ए छोड़ना है, पार्ट ए नहीं छोड़ना है। आप दिन का 1 घंटा पार्ट ए को देना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट को थोड़ा बहुत आइडिया है पार्ट ए के बारे में, ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत आती है रीजनिंग वगैरह, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उन्होंने कभी प्रिपरेशन करी होगी, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना, तो वो डायरेक्ट ही PYQ सॉल्व करें। अगर आपको PYQ डायरेक्ट सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी PYQ की। सो आप डायरेक्ट PYQ सॉल्व करें, ठीक है। और डेली 3 से 4 अगर आप PYQ भी सॉल्व करोगे, उसे नोट कर लो कि किस घंटा लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा, या किसी को 1 घंटा भी लग सकता है, बट उससे ज़्यादा आप प्लीज़ इसमें टाइम अपना ना लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी और सी की स्ट्रेटेजीज से पहले मैं आपको लाइफ साइंस का सिलेबस बता देती हूँ कि आपको लाइफ साइंस के सिलेबस में से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको वो टॉपिक यूनिट्स बताती हूँ कि जो आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। सो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। ये पूरा बायोकेमिस्ट्री है, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये एकदम बेसिक है और सारी यूनिट्स का बेसिक है, तो इसे तो कोई भी बच्चा बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है। सेकंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप ना छोड़ें, ये भी इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। थर्ड है फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों से कि आप इसे भी ना छोड़ें, ठीक है, इसे भी करें। फोर्थ आता है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन में इम्यूनोलॉजी आ जाती है और सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी का काफ़ी सारे बच्चे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, इम्यूनोलॉजी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है पढ़ने में। तो अगर आपको नहीं पढ़नी इम्यूनोलॉजी तो आप छोड़ सकते हो, उसके बदले आप सेल सिग्नलिंग करना, लेकिन सेल सिग्नलिंग को मत छोड़ना, ठीक है। इसमें मैं स्टार मार्क लगा देती हूँ, आपको सेल सिग्नलिंग नहीं छोड़नी है, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये टॉपिक वैसे तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये स्कोरिंग यूनिट है CSIR की। ये एक तो ये दोनों यूनिट बहुत इजी हैं, आप इजीली समझ सकते हो इनको, ठीक है। और आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप इन दोनों यूनिट्स को बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। ये बहुत स्कोरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। सो इन दोनों को भी ना छोड़ें। और कि अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है यूनिट 12 और 13 में, तो वो लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यूनिट 12 और 13 कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने जितना भी पढ़ा है BSc MSc में, जो भी चीज़ पढ़ी है आप उसे सॉल्व करो, ठीक है, उसे पढ़ो अच्छे से। अगर आपको पढ़ना इंटरेस्ट है तो पढ़ो, अदरवाइज यू कैन लीव इट, ओके। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि जनरल कैटेगरी वाले, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनको कितनी यूनिट्स टारगेट करनी चाहिए। तो उनको कम से कम 9 to 10 यूनिट्स टारगेट करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 9 to 10 यूनिट्स आपको टारगेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वालों को के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप डेवलपमेंट बायोलॉजी ना छोड़ें, ठीक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी इसीलिए ना छोड़ें क्योंकि
डेवलपमेंट बायोलॉजी में जो भी आप पढ़ोगे, जितना भी आप पढ़ोगे, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो जैसा पढ़ा होगा वैसे ही सेम क्वेश्चन दिखेगा, उसमें बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में। तो अगर आपको पार्ट सी में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो डेवलपमेंट बायोलॉजी बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। भले ही डेवलपमेंट बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा ह्यूज है, बाकी चीज़ों से थोड़ा यूज है, लेकिन बहुत इजी है, आप इजीली समझ सकते हो, ये इतना टफ नहीं है डेवलपमेंट बायोलॉजी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले एक तो डेवलपमेंट बायोलॉजी ना छोड़ें, दूसरा प्लांट फिजियोलॉजी भी ना छोड़ें, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी से अब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, हर बार हर साल आते हैं। सबसे मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है यूनिट आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, तो प्लांट फिजियोलॉजी भी ना छोड़ें जनरल कैटेगरी वाले, ठीक है। कि सिस्टम फिजियोलॉजी इन एनिमल आप यूनिट कम्प्लीटली ना छोड़ें, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हार्ट से क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, किडनी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन आते हैं, तो इन कुछ यूनिट्स को आप पढ़ लें, ठीक है। ये थोड़ी जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ लें। एनिमल फिजियोलॉजी भी कम्प्लीटली ना छोड़ें। जो प्लांट वाले स्टूडेंट हैं उनको बोलूँगी मैं कि एनिमल फिजियोलॉजी कम्प्लीट ना छोड़ें, ठीक है। बाकी आता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ो, नहीं हो तो इट्स ओके, राइट। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है कि अगर आपको पसंद है यूनिट तो पढ़ो, नहीं पसंद है तो इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत वास्ट सिलेबस है और आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप करो, अदरवाइज लीव इट। नेक्स्ट अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। बाकी मैंने जनरल कैटेगरी वालों को बोल दिया कि ये दोनों यूनिट्स आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। बाकी ये तो कंपलसरी यूनिट्स हैं, ये तीनों के तीनों कंपलसरी यूनिट्स हैं, और ये दोनों भी कंपलसरी यूनिट्स हैं सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये अच्छा बेसिक्स है सब हर यूनिट्स के, ठीक है। तो इनको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। बाकी ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे 8 to 9 यूनिट्स टारगेट कर सकते हैं, और ST/SC कैटेगरी वाले 5 to 6 यूनिट टारगेट कर सकते हैं। मोर देन 5 to 6 यूनिट भी टारगेट आप लोग कर सकते हो, बट मैं मिनिमम बोल रही हूँ, राइट। व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी फॉर पार्ट बी, तो पार्ट बी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो गाइस, पार्ट बी जो हमारा सेक्शन होता है एग्जाम में, पार्ट बी में क्या होता है कि आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको याद है तो आप करो, नहीं याद है तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, राइट। सो पार्ट बी के लिए आपको रोज रिवीजन करना पड़ेगा, रोज, ठीक है। मेमोराइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, रोज लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहे तो एक कॉपी बना सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने एक मोटी सी कॉपी बना ली थी, ठीक है। और जस्ट एग्जांपल, जैसे कि मुझे एंजाइम पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है, एंजाइम इनिबिशन में पढ़ रही हूँ, मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट करा। अब मुझे लग रहा है कि मैं ये चीज़ भूल जाऊँगी। जैसे क्या चीज़ मैं भूल सकती हूँ कि जैसे कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में Vmax इंक्रीज होगा या सेम रहेगा, Km की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन में क्या होगा, ठीक है, नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होगा, मिक्स्ड में क्या होगा। तो मुझे क्या हो रहा है, मैं भूलती जा रही हूँ ये सब चीज़ें। तो मैं कैसे याद करूँगी इसको, मैं क्या करूँगी, वो जो मैंने पार्ट बी के लिए कॉपी बनाई है उसमें मैं लिख दूँगी कि कॉम्पिटेटिव के लिए ये है, अनकॉम्पिटेटिव के लिए ये है Vmax, ये Km वैल्यू है, ये है, और उसे रोज़ रिवीजन करूँगी। मैं रोज़ रिवीजन करूँगी, मेरे दिमाग में वो ऑलरेडी फीड हो जाएगा। ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ें आप उस कॉपी में नोट करिए, रोज़ नोट करिए, रोज़ उसे इंक्रीज़ करिए, बढ़ाइए, और उसे रोज़ क्या करें, रिवाइज़ करें, रोज़ रिवाइज़ करें, तभी आपका पार्ट भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्ट सी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पार्ट सी के लिए आपको डिटेल स्टडी की ज़रूरत है। कोई भी टॉपिक आपको ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल उसका स्टडी करना पड़ेगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे टॉपिक्स के लिए, ठीक है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपका पार्ट सी जो है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। और गाइज, पार्ट सी ही है जो आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है पार्ट सी के क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आपने पूरे वीक में पढ़ा, वीक के एंड में आपने क्या कर लिया, एक PYQ ले लिया, अपने आप को 3 आवर्स दे दिए और वो PYQ पूरा सॉल्व कर लिया, राइट। या फिर अगर आपके पास टॉपिक वाइज PYQs हैं, हर टॉपिक वाइज PYQ हैं, तो आप कोई भी टॉपिक रोज कंप्लीट करते हो तो उसके बाद उसके PYQ लगाइए, पार्ट बी के भी लगाइए और पार्ट सी के भी लगाइए। देखो कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसा उनका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या है, ठीक है।
पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप सबको एडवाइस करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। किसी भी टेस्ट सीरीज से जाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और ये साथ साथ ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, नहीं, ये नहीं करना है। आपने अभी जितना भी पढ़ा है उसके साथ साथ आप PYQ लगाइए। हर हफ्ते के एंड में ये तो अपना पूरा टेस्ट ले लीजिए 3 आवर्स का। ऐसे क्या हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में आपको बैठना फिर नया नहीं लगेगा, राइट। उसके बाद अगर स्टूडेंट अगर आपको 4 मंथ में 9 to 10 यूनिट्स टारगेट करनी है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है, कुछ यूनिट्स टारगेट कर ली होंगी। तो आप 4 मंथ तो मत काउंट करें, ओनली 3 मंथ काउंट करिए, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। उससे एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। एकदम कोशिश करना है कि आपको फिर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है इस टाइम पे, और बाकी 3 मंथ में आपको क्या करना है, नए टॉपिक भी पढ़ना है और रोज उसको रिवाइज भी करना है। रिवीजन और प्रैक्टिस ये इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, ठीक है गाइज। सो लास्ट में आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट है, यू कैन डू एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। ठीक है गाइज, आपको बस क्या करना होता है, अपने माइंड को सेट करना है कि बस मुझे अभी करना है तो करना है। एक बार माइंड सेट हो गया ना, उसके बाद आपको कुछ आप करके छोड़ोगे उसको, ठीक है। आप 3-4 मंथ बचे हैं, आपको अपने आप को एकदम लग के मेहनत करनी है। बस बैठ जाओ, सब भूल जाओ, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब भूल जाओ, एवरीथिंग, ठीक है। बस लग के मेहनत करो। 3-4 महीने बचे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई जितना पढ़ सकते हो, ये मत सोचो कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, मुझे 9 घंटे पढ़ना है, मुझे 4 घंटे पढ़ना है। डोंट थिंक लाइक दिस, ओके। आप बस पढ़ते जाओ। और अगर आपको अपना टाइम टेबल डिवाइड करना है तो अपना टाइम टेबल ऐसे डिवाइड करें कि आपको 3 पार्ट्स में आप अपने टाइम टेबल को डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट में आप सिर्फ रिवीजन करें, दूसरे पार्ट में आप नए टॉपिक्स को पढ़ें और तीसरे पार्ट में आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस टाइप से आप अपने टाइम टेबल को डिवाइड करें और इन 3 और 4 मंथ आप लग के मेहनत करो, आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। CSIR इतना टफ नहीं है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब देववाड़ी पाठशाला।